ये तो एक मछली बाजार बना हुआ था असेंबली, इसको आप असेंबली कह ही नहीं सकते हैं। पहली बात है वो क्या रहा था, गाली गलौज हो रहा था, हिंदू मुसलमान हो रहा था, लोगों को पीने का पानी नहीं, सड़कों की हालत खस्ता है। आपने देखा होगा, हमने भी बहुत बार दिखाया कि घुटने घुटने तक सड़कों के ऊपर खड्डे हुए हैं। डेवलपमेंट के मुद्दे उठाओ, बेरोजगारी की बात क्यों नहीं हुई असेंबली के अंदर, महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, डेली वेजेस का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था, उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं। डेली वेजेस को कोई पक्का नहीं कर सका है और डेली वेजेस की लड़ाई हर्ष देवी लड़ सकता है, मैं बता दूं। जेके अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है हर्षदेव सिंह जी, जिनको आप अच्छे तरीके से जो है वो जानते हैं। फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो भी रह चुके हैं और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो पैंथर्स इंडिया के चेयरमैन हैं। इनसे हम आज कई मुद्दों को लेकर जो है वो बात करेंगे। सर, अगर बात की जाए तो पहले जो असेंबली में आखिरी के कुछ दिनों में हुआ, क्या आप भी असेंबली में रहे हैं, आप भी एक नेता रहे हैं, क्या आपके टाइम पर ऐसा कुछ हुआ? ये पहली बार ये तस्वीरें जो देखिए, निकल कर आ रही है। ये तो एक मछली बाजार बना हुआ था असेंबली, इसको आप असेंबली कह ही नहीं सकते हैं। पहली बात है वो क्या रहा था, गाली गलौज हो रहा था, हिंदू मुसलमान हो रहा था और मैन हैंडलिंग शराबी और कबाबी और चर्सी की एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाए जा रहे थे। लोग क्या समझ रहे हैं, लोग क्या सोच रहे होंगे, इसलिए लोगों ने भेजा था कि आप वहां जय श्री राम और अल्लाह अकबर के नारे लगाए हैं असेंबली के अंदर जाकर। जी। कौन सी असेंबली है, बाहर डेली वेजेस को लाठियां पड़ रही है, लोगों को पीने का पानी नहीं, सड़कों की हालत खस्ता है। आपने देखा होगा, हमने भी बहुत बार दिखाया कि घुटने घुटने तक सड़कों के ऊपर खड्डे हुए हैं। लड़ाई करने वालों को कोई आदमी अपना कुर्ता फाड़ के आ जाता है असेंबली के बाहर, उसको मीडिया भी हाई देता है, उसका कुर्ता फट गया जी, वो उसने महाराज कमाल कर दिया जी। अरे, गाली देने से, हिंदू मुसलमान करने से, अपना कुर्ता फाड़ने से लोगों के मसले हल नहीं होंगे। कोई चर्चा इस संदर्भ में नहीं हुई, लेकिन हिंदू मुसलमान के ऊपर हुआ। और इसके अलावा एक काम और हुआ, जो अपनी तनख्वाह की उन्होंने डिस्कशन की। तमाम पार्टीज के एमएलए आपस में लड़ रहे थे, लेकिन एक इशू के ऊपर सहमति उन लोगों के अंदर दिखी मुझे, और वो था अपनी तनख्वाह का मसला, जिसमें सब एमएलए एक दूसरे के गले मिल रहे थे और ये कह रहे थे कि इस तनख्वाह को हमको बढ़ाना है। और बाकी आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक फिश मार्केट वहां बनी हुई थी। मैं मुझे बहुत हैरानगी, मसले डिबेट से हल होते हैं आदित्य, एक दूसरे को गाली गलौज करने से कुछ नहीं निकलता है जी। और एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूं, जब मैं एमएलए था, 2011 की बात है जी, उस वक्त एक इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बिल मैंने पेश किया। शोर शराबा हो रहा था असेंबली के अंदर, मैंने उनको कहा मुझे अपनी बात कहने दीजिए, आप जितना मर्जी आपस में लड़ लीजिए। उसमें यह था कि हमने ये कहा कि शेड्यूल्ड कास्ट को जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ 4% मिल रही है जी। ये मैंने मुद्दा उठाया तो रूलिंग पार्टी के खड़े हो गए, आप नहीं जी नहीं, ये आप ऐसे करते हैं वैसा करते हैं। मैंने कहा मेरी बात सुनिए, मैं लॉजिक के साथ साबित करूंगा, रीजनिंग से साबित करूंगा जी, कि आप एक्चुअल में कानून के मुताबिक 8% लिखा हुआ है, लेकिन आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला थे, उन्होंने कहा ठीक है बताइए। मैंने कहा मुझे बताइए कि आप कश्मीर में कितनी रिजर्वेशन देते हैं। उन्होंने कहा हर डिस्ट्रिक्ट में 8%। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, लेकिन एक्चुअल में उनको कितनी मिलती है? कहने लगे जी 8%। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगा आप बताइए कैसे। मैंने कहा आप एडवर्टाइज करते हैं 8% रिजर्वेशन डिस्ट्रिक्ट पोस्ट के लिए, जब तो वहां आपके गांधरबल में कितने एससीज हैं? वो सोच में पड़ गया, नहीं जी। बारामूला में मैंने कहा कितने, नहीं। कुपवाड़ा में आपके कितने एससीज हैं? नहीं जी। तो मैंने कहा आप एडवर्टाइज जब करते हैं तो अप्लाई तो वहां होता नहीं, क्योंकि वहां है ही नहीं जी। और जब अप्लाई नहीं होता है उसके बाद मैंने कहा आपको पता है, सरकार को मैंने पूछा कि आपको पता है क्या होता है उन पोस्टों का? कहा जी क्या होता है? मैंने कहा 3 साल के बाद वो सारी की सारी पोस्टें जो एडवर्टाइज होती हैं, क्योंकि वो फिलअप नहीं होती हैं, तो वो जनरल में कन्वर्ट होती जाती हैं और आपकी के लोग वहां वो उन पोस्ट को हासिल करते हैं। तो मेरी तरफ सारे देखने लगे।
10 जिले मैंने कहा, 10 जिले कश्मीर के जिनमें एससीज नहीं है और बाहर के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो 10 जिलों में रिजर्वेशन तो मिल ही नहीं रहा है, आप तो सिर्फ एडवर्टाइज कर रहे हैं जी। तो ये एक तमाशा है, एक ड्रामा है, लोगों को दिखाने के लिए कि हमने एडवर्टाइज कर दिया, लेकिन लग कोई नहीं रहा एससी का। कहने लगे ये तो इसका क्या करना है, क्या हल होगा? मैंने कहा लेट द पीपल फ्रॉम जम्मू रीजन अप्लाई इन कश्मीर। जो एससी है यहाँ का, वो जाकर कश्मीर के किसी भी जिले में अप्लाई करने का उसको प्रावधान होना चाहिए, और यही मैंने बिल पेश किया असेंबली के अंदर जी। और जब उन्होंने देखा कि ये तो वाकई कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है, डिबेट से, लॉजिक से, रीजनिंग से मैंने ये साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ 4% हकीकत में रिजर्वेशन मिल रही है, और वो फंसे हुए उनको मानना पड़ा जी। अगर मैं भी शोर करता उधर कि आप नहीं दे रहे हैं, वो कहते हैं हम दे रहे हैं, तो क्या होता? तू मैं गाली गलौज, टॉपिक खत्म और बात खत्म। ये बात खत्म करने की कोशिश की गई सर असेंबली सेशन, ये एक दूसरे के साथ लड़कर इन्होंने खत्म किया है, और मेरा बिल उनको कबूल करना पड़ा। और आज कश्मीर में भी एससी के लोग लग रहे हैं, और उनको भी हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो रिजर्वेशन मिलता रहा। अब तो इन्होंने तोड़ ही दिया, सारा स्टेट को तोड़ दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया, सब धर्म भरम कर दिया। लेकिन एक छोटी सी मिसाल आपको मैंने दी कि डिबेट से, रीजनिंग से, लॉजिक से आप अपना मसला हल कर सकते हैं। बजट के ऊपर डिबेट हो रही है, और उस वक्त उमर साहब ने, जो सीएम है, उन्होंने भी ये कहा था कि भाई बजट के ऊपर जो है क्या प्लान बनाना है, कहाँ क्या रखना है, उसकी बजाय आप गाने गा रहे हो 370 के, कोई कुछ कह रहा है, कोई एक दूसरे के साथ लड़ रहा है। मैं कहा जी क्रिकेट खेला का की एक वो थी, और यहाँ फुटबॉल लेकर आ गए जी। तो क्या हो रहा है असेंबली के अंदर? अरे कोई आदमी ढंग की बात करो यार। पूरी असेंबली की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ महराज मलिक जो है वो हो रहा था, और बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उन्होंने महराज मलिक को जो है वो हायर किया हुआ है ताकि वो ऐसे मुद्दों पर जो है बात करे और ऐसे बयान जो है वो दे। क्या लगता है महराज मलिक सच में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं या उन्होंने हायर किया? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता और ना मुझे पता है, लेकिन मुझे ये पता है असेंबली में कोई भी काम की बात नहीं हुई जी। अरे काम की बात करते हैं यार, लड़ाई करने के लिए आपके पास खुला मैदान है। अगर 20 या 21 दिन की असेंबली है, उसमें आपस में आप भिड़ते लड़ते रहे, गाली गलौज करते रहे, गाली गलौज बाहर आकर करो, असेंबली के अंदर क्या करते हो जी? असेंबली के अंदर आपको भेजा गया है कि लोगों की बात करो, डेवलपमेंट के मुद्दे उठाओ। बेरोजगारी की बात क्यों नहीं हुई असेंबली के अंदर? महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, डेली वेजेस का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था, उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं? फिर से कमेटी, क्योंकि सबने कहा, बीजेपी उधर से कहती रही, 10 साल उन्होंने डेली वेजेस के साथ ज्यादती की और विश्वासघात किया उनके साथ। उनकी सरकार रही यहाँ 2014 से लेकर 2024 तक केंद्र की सरकार थी। यहाँ प्रॉक्सी रूल बीजेपी का जम्मू कश्मीर में भी चल रहा था, गवर्नर के माध्यम से, कुछ नहीं किया। और असेंबली के अंदर भी अब दूसरी सरकार आई, आप लोग बैठते, चर्चा करते और उसमें से हल निकालते। कौन सी चीज है जिसका हल नहीं निकलता है? अरे हर्षदेव ने तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में लगे हुए मास्टरों को पक्का करके दिखाया, पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल दी है। एसएसए के तहत लगे हुए टीचर किसी स्टेट में पक्के नहीं हुए, सिर्फ मैंने किए, आई टुक द स्टैंड। और लोग कहते थे कैसे होगा, कहां से होगा? मैंने कहा वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, और मैंने करके दिखाया। आज एक मिसाल है पूरे हिंदुस्तान में। लोगों को भी ये बात समझनी होगी। सर पूरे लड़ाई करने वालों को, कोई आदमी अपना कुर्ता फाड़ के आ जाता है असेंबली के बाहर, उसको मीडिया भी हाई देता है, उसका कुर्ता फट गया जी, वो उसने महाराज कमाल कर दिया जी। अरे गाली देने से, हिंदू मुसलमान करने से, अपना कुर्ता फाड़ने से लोगों के मसले हल नहीं होंगे जी। प्लीज डेलिब्रेट अपॉन द इश्यूज। जो असेंबली के अंदर मसले उभारने के लिए जिम्मेदारी लोगों ने आपको दी है, उस जिम्मेदारी को पूरा कीजिए। और गाली गलौज करने के लिए आपके पास तो 11 महीने पड़े थे, ये तो 21 दिन का सेशन था सिर्फ। तो लड़ लीजिए बाहर, गाली दीजिए, लड़िए, मारिए, काटिए एक दूसरे को, जो आपने करना है। अरे भाई आप अपनी मर्जी के मालिक है, लेकिन 20-21 दिन तो लोगों की बात करते।
डेली वेजर को कोई पक्का नहीं कर सका है, और डेली वेजर की लड़ाई हर्षदेव भी लड़ सकता है, मैं बता दूं, क्योंकि मैंने पक्का करके दिखाया है। जो मैंने लगाए, जो टीचर्स मैंने लगाए, और हिंदुस्तान में एक मिसाल दी थी। भाजपा ने तो डेली वेजर्स को पक्का नहीं किया, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कर पाएगी, आपको क्या लगता है? अब क्योंकि अभी मैं डबल क्या सरकार कह है, सकता हूँ, एक अब तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है, एक करेगी तरफ क्या लेफ्टिनेंट नहीं गवर्नर है। करेगी, उसका तो मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि वो उन लोगों की सोच क्या है, क्या वो करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन विल नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि इन तिलों में तेल है। जी। सर, अभी पूरे जम्मू के लोगों की और कश्मीर के लोगों की सिर्फ 2 ही जगह नज़र है, एक बुड़गाम सीट पर और दूसरा नगरोटा सीट पर। नगरोटा में देखा गया कि आपकी काफ़ी बड़ी-बड़ी होर्डिंग्स लगी हैं, आप लगातार जो है नगरोटा एरिया में जा रहे हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पर जा रहे हैं। बिल्कुल जा तो रहा हूँ। किन-किन मुद्दों पर जो है अब हर्षदेव सिंह आपने जो है मैदान में उतरेंगे? मैं बहुत सारे मुद्दे हैं, पहले आप बता दूं, आपने कहा होर्डिंग लगी है और बीजेपी वाले फाड़ने में भी लगे हुए हैं, जी, और मैंने पुलिस को कंप्लेंट्स भी किए हैं, जी, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। तो इलेक्शन कमीशन से भी बात करेंगे, जी, और मेरे पास सबूत है किस तरीके से हमारे झंडे उखाड़े गए हैं, फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, हमारे झंडे उखाड़े हैं, हमारे फ्लैक्सेस फाड़े गए हैं, और वो वीडियोस भी हमने जो है वो भेजे हैं, फोटोग्राफ्स उनको भेजे हैं पुलिस वालों को, लेकिन ये भी नहीं कि पे रोल पे लगते हैं, जी, जैसे होता है, अक्सर होता है। अब मुद्दे जो हैं नगरोटा और फाड़ किस लिए रहे हैं कि घबरा गए हैं, हर्षदेव मैदान में आ गया है, और हर्षदेव इनको पता है अगर असेंबली में पहुंच जाएगा ना, तो ये समझते हैं कि ये जम्मू खित्ते से इनका सुपड़ा साफ हो सकता लोगों है। को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं हरदेव सिंह से, क्योंकि जम्मू का शेर कहा जाता है, जम्मू के डोगरा हो आप, तो किन-किन मुद्दों पर बात होगी? देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं कहता हूँ एक तो डेवलपमेंट का मुद्दा तो है ही है, जी, दूसरा है कि बाहर से जो लोगों को यहाँ भर्ती किया जा रहा है, यूपी से, बिहार से, अब देखिए प्राइवेट में तो था ही था, जी, सरकारी नौकरियों में मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, यूपी से, बिहार से लोगों को यहाँ लगाया जा रहा है। जी, हमारा नौजवान कहाँ जाएगा आदित्य, मुझे बताइए, कहाँ जाएगा हमारा नौजवान? इतनी पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। उनको कहते हैं पकौड़े बेचो, कभी कहते हैं कचरा बेचो। ये ये एडवाइस दे रहे हैं आप जीतने के बाद बच्चों को। जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो आप कहते हैं नौकरियां देंगे, जी, बड़े बड़े वादे करते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं मिल रही है? क्यों अनएम्प्लॉयमेंट हमारी रियासत के अंदर एक पीक के ऊपर पहुंच चुका है? और क्यों बाहर के लोगों को लाकर आप प्राइवेट कंपनियां भी यहाँ जो आ रही हैं अपने एग्रीमेंट को वॉयलेट करके बाहर से लोगों को ला रहे हैं? एक ऐप को कंपनी है, मैं आपको बताऊं, यहाँ ये जो काम कर रही है, इतना गंद इन्होंने डाला हुआ है, और सब लोग आप देखेंगे कि जो भी यहाँ है बिहारी दिखते हैं, यूपी के लोग दिखते हैं, उनके साथ दूसरी स्टेट्स के लोग दिखते हैं, जी, और यहाँ कितना एक पोल्यूशन का माहौल उन लोगों ने बनाया हुआ है, केमिकल्स डिस्चार्ज करके। वहां लोगों ने प्रदर्शन भी किया एक दिन सुकेतर साइड पे दोमेल में, कि लोग बाहर से लाए हैं रोजगार के लिए भी, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं, और वहां प्लांट्स लगा के अपना, और टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स जो है वो लोगों के घरों में जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, गंदा पानी और गंदा खाना उनको खाने को मिल रहा है। आने वाले वक्त में उनकी सेहत के साथ बहुत बड़ा एक मजाक होगा, कोई बोलने वाला नहीं है। इसी तरीके से यहाँ कन्हैला में एक भर्ती हुई एम्यूनिशन डिपो में, एक बंदा भी लोकल नहीं लगा, नॉट इवन अ सिंगल। लोगों की जमीनें वहां ले ली गई हैं, कोई बोलने वाला नहीं। डिपो वालों ने जमीनें उनकी रखी हुई हैं, और उनको जमीनों का कहा तक किराया देंगे 200 रुपया, जो 50 साल पहले। अरे 50 साल और आज का कितना फर्क है? और वो भी नहीं दिया गया था। मैं दिल्ली गया स्पेशली, मैंने नोटिस दिया वहां डिफेंस मिनिस्ट्री में और होम मिनिस्ट्री में, और उसके बाद यहाँ भी प्रदर्शन किए, और वो जो कन्हैला के लोग थे, कम से कम उनको मुआवजा जो दिलवाया है, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उनको मुआवजा हमने बढ़ाना है, और उनको कंपनसेशन जो है, जितना उनका हक बनता है वो उनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए। इसी तरीके से यहाँ रांझन जंडियाल में भी जमीनें ली हुई हैं, और वहां भी लोगों को ना मुआवजा है ना नौकरियां हैं। तो ये लोगों की जमीनें भी इन लोगों ने कोई पीएमजीएसवाई के लिए ली हुई है, उनको कोई मुआवजा नहीं मिला है। बीजेपी की सरकार के दौरान पिछले 10 सालों में उन्होंने बंद ही कर दिया। जो नरेगा के तहत लोगों ने काम किए थे,
8-8 साल से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं कि हमारा जो खर्चा हुआ है हमें दे दीजिए वो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर की रैली होती है तो इन लोगों को इकट्ठा किया जाता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सरपंच पंच कहा जाता है, अब आपका मुआवजा मिलने वाला है, हर साल ये कहा जाता है, लेकिन उनका मुआवजा उनको कभी मिला ही नहीं। उनका जो है जो नरेगा का पैसा है वो उन्हें मिला ही नहीं। वो कहा जाता है आप आ जाओ प्राइम मिनिस्टर की रैली में। और अभी भी आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर का जब प्रोग्राम था 19 तारीख को, पहले फिक्स था, अब तो पोस्टपोन हो गया है। उसके लिए भी पहले से ही आशा वर्कर को कह दिया था, आंगनबाड़ी वर्कर को कह दिया था, उनको कह दिया जाता है आपको पक्का कर देंगे, आप आ जाओ जल्द से। लेकिन कितनी बार ऐसे वीआईपी मूवमेंट्स होती है लेकिन पक्का नहीं किया जाता। और उनको गुमराह करके धोखे से उनको लाया जाता है, जोर जबरदस्ती से भी लाया जाता है। टीचर्स को कहते थे, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जहां टीचर्स को कहा गया कि अगर आप नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। धौंस जमा के आप अपनी सियासत करते हो, ये धौंस की राजनीति नहीं चलेगी। लोगों के लिए काम कीजिए, लोगों के दिल जीतिए, लोगों को समस्याएं हैं। मैं आपको बताऊं कि नगरोटा की आपने बात की, पानी की इतनी ज्यादा समस्या है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, त्राहिमाम कर रहे हैं लोग, कोई सुनने वाला नहीं। और कल भी मैंने चीफ इंजीनियर के दफ्तर में जाकर वहां प्रदर्शन किया कि पानी नहीं है लोगों को पीने के लिए, और भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ चुका है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। करेंगे तो करेंगे क्या आदित्य, ये बताइए। अब इन लोगों को थोड़ा शक्ति के साथ निपटना इनके साथ बहुत लाजमी है, ताकि बात इनके दिमाग में घुस सके। सड़कों की बात करूं तो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी मुझे लगता है कि सबसे पिछड़ा हुआ इलाका होगा जिसमें सड़कें हैं ही नहीं लगभग। यहाँ डोक में एक सड़क बनी थी और 12 साल से उसमें खड्डे पड़े हुए थे। वो कहते हमने एमएलए को भी कहा, एमपी को भी कहा, खड्डे तो कम से कम भर दो, किसी ने खड्डे तक नहीं भरे। फिर मैं एक दिन खुद गया अपने डंपर लोगों से, मैंने किराए के लिए, और मशीनें लेकर वो डंपर भरे और मशीन चलाई, और जो घुटने घुटने तक खड्डे थे वो मैंने भरे। मैंने कहा भाई अगर मैं एमएलए हूंगा तो एक भी सड़क आपकी ऐसे नहीं रहने दूंगा, क्योंकि मैंने अपने इलाके में करके दिखाया है और साबित किया है। और असेंबली में ये चर्चा होती थी कि सबसे ज्यादा काम रामनगर को के ही हुए हैं, मुझे अवार्ड भी इसलिए मिला है, और सबसे ज्यादा काम करवाए हैं रामनगर में, जो अक्सर असेंबली में चर्चा होती थी। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ जो नुमाइंदे रहे हैं उन्होंने सिर्फ अपने पेट भरे, लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा। सर एक और सवाल रहेगा नगरोटा से जुड़ा हुआ, एक तरफ हर्षदेव सिंह है और दूसरी तरफ लेट दविंदर सिंह राणा की पुत्री जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? देखिए ये तो लोग ही फैसला करेंगे कि क्या करना है, क्योंकि अभी आप ग्राउंड में जा रहे हैं। हाँ, मैं तो जा रहा हूँ, लोगों के से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की जो मसाइल हैं उनको बहुत सारे मसले जो हमने हल कर दिए हैं। कुछ 13-14 रास्ते जो खराब हो गए थे मैंने खुद अपने से रिपेयर करवाए हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, और 14-15 सड़कें जो हैं वो मैंने इस प्लान में भी रखवा दी हैं जो लोगों ने डिमांड की थी, जो इस साल में होने। बहुत सारे हैंड पंप्स थे जो मैंने ठीक कराए, बहुत सारे हैंड पंप्स लगवाए, बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स मैंने लगवाए बिजली के, बहुत सारे खंबे मैंने लगवाए, बहुत सारे वाटर कनेक्शंस मैंने दिलवाए। मैंने 4 महीनों में जितना काम किया ना आदित्य, लोगों का ये मानना है जो जहां जहां काम हुए, लोग कहते 10 सालों से हम इन कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर काट काट के हमारे जूते भी घिस गए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। वो 4 महीने में हो गए हैं। एक विश्वास लोगों में ये जाग रहा है कि ये काम करने वाला आदमी है, ये हमारे साथ खड़ा होने वाला आदमी है जी। और लोगों का एक अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है और लोगों का प्यार भी हमें मिल रहा है। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, लोगों के दिमाग में एक असमंजस है कि पैंथर पार्टी पुरानी वाली पैंथर पार्टी है या फिर एक नई पार्टी का निर्माण किया गया है, और इसको लेकर काफी असमंजस। पैंथर्स हमारा एक ही है, पैंथर्स इंडिया, अब इसका नाम हमने पैंथर्स इंडिया रखा है, और हमने सिंबल अपना अब ट्रक रख लिया। हाँ, इलेक्शन कमीशन ने इसको मान्यता दी हुई है, रिकॉग्नाइज किया हुआ है। और बड़ी बात यह है आदित्य कि अब पार्टियों को देखकर वोट देने का वक्त नहीं है, नुमाइंदे को देखना बहुत जरूरी है। अगर नुमाइंदा ठीक होगा और नुमाइंदा अच्छा होगा तो लोगों के काम होंगे। अगर नुमाइंदे में दम नहीं होगा, नुमाइंदे में काबिलियत नहीं होगी, कैपेसिटी नहीं होगी, तो लोगों के काम नहीं होंगे। ये लोग समझ चुके हैं। पार्टियां काम नहीं करती हैं, नुमाइंदा काम करता है। एक अच्छा नुमाइंदा पूरे इलाके की तकदीर बदल सकता है और लोगों का मुस्तकबिल, डेस्टिनी को बदल सकता है।
तो नुमाइंदगी को चुनिए, हम तो ये कहते हैं। और लोग भी ये समझ रहे हैं, यहाँ के लोगों ने कांग्रेस को भी वोट दिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को भी जिताया बड़ी बारी, बीजेपी को लगातार पिछले 8 इलेक्शंस हो गई जिताते हुए। जी, जी, जी। तो लोगों का भरोसा अब इन पार्टियों से हट चुका है और उनका भरपूर प्रेम मुझे मिल रहा है, उनका प्यार मिल रहा है, उनका स्नेह मिल मतलब रहा है आपका कहने का बुजुर्गों मतलब है का फेस मैटर और करता नौजवानों का साथ मिल है, रहा है। फेस मैटर करता है। जी, लोगों को लगता है कि हमें नुमाइंदा चाहिए जो हमारी बात कर सके और हमारे लिए खड़ा हो सके और हमारी लड़ाई लड़ सके, हमारा जो रुके हुए मसले हैं उन पर काम उनका कर समाधान हो सके। इसलिए लोग जो हैं ये चाहते हैं कि अच्छा नुमाइंदा इलाके को मिलना बहुत जरूरी है। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हर्षदेव सिंह जी, जो कि फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो भी रह चुके हैं और अभी इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से और उसके चलते हम आपको बता दें कि रिस्पॉन्स जो है काफ़ी अच्छा जो है हर्षदेव सिंह जी को मिल रहा है। लोग जो हैं इनके साथ शाना-बशाना जो है वो चल रहे हैं और कई काम जो है अभी इन्होंने इलेक्शन से पहले जो है वो नगरोटा में करवा दिए हैं और अब देखना ये होगा कि जब इलेक्शन डिक्लेयर होंगे तो किस तरह का रिस्पॉन्स जो है वो लोगों का हरदेव सिंह जी को जो है वो मिलने वाला है। आप लोग इस वीडियो के नीचे अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए बने रहिए अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।